Hello friends, welcome to Rearrangement Redefined brought to you by Mahindra Guru, the ब्रह्मास्त्र सक्सेस। आप सभी की रिक्वेस्ट थी, आप सभी की डिमांड थी कि भाई हमको एक वीडियो चाहिए रीअरेंजमेंट पे भी, और इसी डिमांड को रखते हुए हमने आपके लिए आज ये वीडियो बनाया है। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे बिंदु जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए रीअरेंजमेंट के लिए। ये है हमारे कुछ ऐसे अहम बिंदु। देखिए जो पहला बिंदु है वो ये है, कंटेन्स 6 to 8 सेंटेंसेस इन अ जंबल्ड फॉर्म। तो जो हमारा अरेंजमेंट होता है उसमें 6 से 8 वाक्य आपको मिलेंगे जो कि जंबल्ड फॉर्म में रहते हैं, उल्टे सीधे फॉर्म में रहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट ये है, कैंडिडेट्स नीड टू रीड एंड अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट फॉर्म। यानी कि आपको जरूरत ये है, क्योंकि आप हमारे अभ्यर्थी हैं, तो आपको करना ये है कि वो जो उल्टे सेंटेंसेस हैं उनको पढ़कर समझकर उनको सही सटीक फॉर्म में आपको लगा देना है। ये आपको करना होता है इसमें। अगला पॉइंट अगला ये है, देयर इज यूजुअली अ सिंगल अरेंजमेंट एक्सरसाइज दैट कंटेन्स 5 मार्क्स। आपको जनरली 5 मार्क का एक सिंगल एक्सरसाइज मिलने वाला है रीअरेंजमेंट में, जो कि आपको कर लेना है। अब देखिए अगला के बाद यहां पर ये कही गई है, फाइनेंशियल और सोशल और एनवायरमेंटल और स्टोरी बेस्ड रीअरेंजमेंट्स आर गिवन इन द एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं इस रीअरेंजमेंट में, जनरली वो वित्तीय संबंधी होते हैं, या फिर वो समाज से संबंधी होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो एनवायरमेंटल से संबंधित होते हैं, यानी कि पर्यावरण संबंधित होते हैं, या फिर कुछ जैसे कि आप बात करें एसबीआई क्लर्क प्री में, तो ऐसे कुछ एग्जामिनेशन में वो किसी कहानी से संबंधित भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आप लोग कुछ और बिंदु जो कि आपको हमेशा याद करने हैं एक्चुअली, और इसको आपको इस्तेमाल करना है। देखिए पहली बात तो ये है, अटेम्प्ट रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एट लास्ट। ये मैंने आपसे शुरुआत से कहा है और अब भी यही कहूंगा कि जब भी बात रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस की आती है उसको आखिरी सबसे आखिर में ही अटेम्प्ट करिए। भले ही आप इसमें बहुत अच्छे क्यों ना हो, भले ही आपको पहला क्वेश्चन क्यों ना मिल जाए, भले ही आपको एग्जामिनेशन के पेपर के बीच में क्यों ना मिल जाए, अटेम्प्ट आपको रीअरेंजमेंट लास्ट में ही करना है। इस बात को बांध के रख लीजिए। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये है, रीड ऑल द सेंटेंसेस पेशेंटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम व्हाइल रीडिंग। देखिए जब भी आप वाक्यों को देखें तो उनको बहुत ही धैर्य के साथ पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, कंसंट्रेशन के बाद। बिकॉज देखिए एग्जामिनेशन है, कोई मजाक नहीं है, तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत ही ध्यान के साथ वाक्यों को पढ़ना है ताकि आप उसको समझते जाए, और इससे एक्चुअली में आपकी ओवरऑल स्पीड कम रहेगी, यानी कि आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी और आप कम समय में एक्चुअली कर ले जाएंगे। कहना ये चाहता था मैं। देखिए अगला पॉइंट यहां पर ये है, सर्च फॉर द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स द सब्जेक्ट अ नाउन यूजुअली। आपको बेसिकली आपको सेंटेंसेस को पढ़ के उस वाक्य को पढ़ना है, उस वाक्य को ढूंढ लेना है जिसमें कि सब्जेक्ट होने वाला है, जो कि जनरली एक नाउन या संज्ञा होती है। अब देखिए अगला पॉइंट ये है, मेक लॉजिकल पेयर्स एंड अलाइन देम एट लास्ट। आपको 6 या 7 या 8 सेंटेंस का अरेंजमेंट मिलने वाला है, तो आप क्या करिए, आप उनमें जोड़े बना लो लॉजिकल पेयर्स, और लास्ट में उनको अलाइन यानी कि एक लाइन से लगा दो। अच्छा आखिरी पॉइंट क्या आखिरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यानी कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करते जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आइए चलते हैं हमारे कुछ अगले स्लाइड की ओर। देखिए यहां पर कुछ और हमने दिए हैं आपके लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब देखिए पहली बात यहां पर ये कही है हमने, सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब देखिए सुडोकू आप लोग खेलते ही होंगे, आप लोग क्रॉसवर्ड पजल भी खेलते होंगे, और उसी तरह से देखिए वो मेंटल बेस्ड गेम है ना, वो माइंड बेस्ड गेम है। कुछ उसी प्रकार से जो हमारा रीअरेंजमेंट होता है ये भी मेंटल एबिलिटी बेस्ड माइंड बेस्ड गेम होता है। अब इसमें देखिए ये 2 खास क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं। पहली क्वालिटी है रीडिंग स्किल और दूसरी क्वालिटी है कॉग्निटिव एबिलिटी। जितना ज्यादा आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे, जितना ज्यादा आप महिंद्रा गुरु के पोस्ट पढ़ते जाएंगे, उतने ही अच्छे आप होते जाएंगे जब हम बात करते हैं रीडिंग की। तो दूसरी बात यह है कॉग्निटिव एबिलिटी। अब देखिए ये बस इतना है कि ये वो एबिलिटी है, ये वो क्षमता है जिसके जरिए आप आगे जाके भविष्य में क्या होने वाला है ऐसे किसी चीज को आप कह सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। ये कोई एस्ट्रोनॉमी वाली चीज नहीं है, मैं कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप किसी चीज का कह सकते हैं अंदाजा सही से लगा सकेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं एक। अब देखिए आपके माता पिता के जो पैरों की आवाज है, या जो आपके दोस्तों की जो पैरों की आवाज है, ये आप जानते हैं राइट। जो आपके बाइक की इंजन की आवाज है, या जो 2 व्हीलर इंजन की आवाज है, ये भी आप जानते हैं। भले ही ये आपके विजुअल रेंज में ना हो, भले ही आप इनको देख ना पा रहे हो, लेकिन तब भी कदमों की आवाज सुन के या पैरों की आवाज सुन के ही आप पहचान जाते हैं कि माता पिता आपकी तरफ आ रहे हैं। या फिर गाड़ी की इंजन की आवाज सुन के आप पहचान जाते हैं कि ये आपकी गाड़ी है। अब ऐसा कैसे, ऐसा तो है नहीं कि आप जमीन पे लेटकर जो है ध्यान से सुन रहे थे या हैबिट डेवलप कर रहे थे अपने माता पिता के पैरों के आवाज को सुनने का, ऐसा तो नहीं है। इसमें तो आपने कोई एफर्ट नहीं किया, लेकिन आपका जो ब्रेन था उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी एक स्किल होती है, ये हर किसी के ब्रेन में होती है, और इससे आपका जो ब्रेन है
वो बार बार उस साउंड को सुनता गया और सुन के सीखता गया, जिसके बेसिस पर आप ये तय कर लेते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये कौन है, क्या ये फादर आ रहे हैं या ये मदर आ रही है या किसकी बाइक की आवाज है। बिकॉज आपका जो ब्रेन होता है उसने साउंड को बार बार सुना होता है। इन द सेम वे जब आप बार बार रीडिंग हैबिट डाल लेते हैं, जब आप बार बार चीजों को पढ़ते हैं, बार बार रीडिंग करते हैं, तो आपका ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि आप 2-3 लाइन पढ़ते हैं और अगला 2-3 लाइन क्या होगा, इसका विजुअलाइजेशन, इसकी एक इमेजिन्ड छवि आपके दिमाग में तैयार हो जाती है कॉग्निटिव एबिलिटी के तौर पर। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रीअरेंजमेंट करने के लिए। और सिर्फ रीअरेंजमेंट नहीं, ये चीज आपको कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में भी बहुत सहायता करेगी। आइए चलते हैं हमारे कुछ आगे की ओर। अब देखिए ये रहा कुछ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे कि भाई इंसानी शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन लिखते कुछ ही मेन भाग है, उसी प्रकार से अब रीअरेंजमेंट सेंटेंस जो होता है, देखिए उसमें आपको 6 से 8 वाक्य मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 6 हिस्से ही होते हैं रीअरेंजमेंट के। ये हिस्से कौन कौन से होते हैं आपके सामने हैं। सब्जेक्ट, क्वालिफायर ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, क्वालिफायर ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वालिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए ये है सब्जेक्ट। अब दोहराइए मेरे साथ। पहला पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट क्या है, क्वालिफायर ऑफ सब्जेक्ट। तीसरा क्या है, वर्ब। चौथा क्या है, क्वालिफायर ऑफ वर्ब। पांचवा क्या है, ऑब्जेक्ट। और लास्ट क्या है, क्वालिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखते हैं वन बाय वन ये क्या चीजें हैं। देखिए जो पहला हिस्सा है वो ये रहा आपके सामने, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। This is the easiest part to identify usually, but the ISBI or IBPS can take you for a ride if you let your guard down. In this part, the subject gets introduced, which can be a fact or a topic, which can be a fact, a topic, or in an extremely rare case, a famous person. Generally, जो हमारे aspirants है वो ये कहते हैं कि इंग्लिश गुरु हम पहला और आखिरी जो वाक्य है वो तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग बाकी का निकाल नहीं पाते या निकालने पे ध्यान नहीं देते। देखिए बिल्कुल ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि मुझे याद है कि एक एग्जामिनेशन हुआ था, शायद 2014 का पेपर था, जिसमें कि जो आईबीपीएस का शायद वो पेपर था, मुझे ठीक से याद नहीं रहा, लेकिन शायद आईबीपीएस का पेपर था। उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे रीअरेंजमेंट में, और ये पूछा ही नहीं गया था कि विच इज द फर्स्ट और द लास्ट सेंटेंस। तो उसमें हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो ऐसे ही ढह गए थे और उनके अरमा ऐसे ही पानी में मिल गए थे। तो इसीलिए देखिए ऐसा मत करिए, आपको हर हिस्से को, हर वाक्य को, हर सेंटेंस को पूरा कंसंट्रेशन देना है और पूरा ध्यान देना है। सबसे पहले जो पहला हिस्सा होता है, देखिए आमतौर पर ये बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जनरली 95% केसेस में जो पहला सब्जेक्ट होता है ये आपको इंट्रोड्यूस कराता है पूरे रीअरेंजमेंट से, और ये नाउन ही होता है। लेकिन सिर्फ 5% केसेस ऐसे भी होते हैं जब पहला जो आपका वाक्य होगा ना रीअरेंजमेंट का, ये किसी प्रोनाउन से स्टार्ट हो या फिर कनेक्टिंग एडवर्ब से स्टार्ट हो। लेकिन 95% केसेस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है, और आपको सब्जेक्ट जो होगा किसी भी रीअरेंजमेंट का वो इंट्रोड्यूस करेगा रीअरेंजमेंट से। अब देखिए एक हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, इसको पढ़ लेते हैं। इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर इन्फ्लेशन हैज बिकम अ मेनेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझको ये बताइए, क्या ये वाक्य शुरू हुआ प्रोनाउन से? नहीं। क्या यह वाक्य शुरू हुआ कनेक्टिंग एडवर्ब से? नहीं। ये वाक्य शुरू हुआ, ये शुरू हुआ प्रीपोजिशन से। और ज्यादातर 95% ऑफ 100 ये ऐसा ही रहने वाला है, तो इसीलिए इस पे आप ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब अगर इसी ध्यान रखिए, अगर ऐसा होता है कि प्रोनाउन या फिर कनेक्टिंग एडवर्ब से आपका जो रीअरेंजमेंट है वो स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा उस सेंटेंस के जहां पर लिखा होगा ये प्रोनाउन या फिर कनेक्टिंग एडवर्ब, उसके जस्ट बाद में या कुछ शब्दों के ही बाद में सब्जेक्ट मेंशन होता है। लेकिन 95% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा। अब देखिए बताइए यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में? इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर इन्फ्लेशन हैज बिकम मेनेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन है, क्यों? क्योंकि ये वाक्य में हम लोग देख पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन नाम की जो मेनेस है, जो परेशानी है सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उसके बारे में हम लोग जान पा रहे हैं। आइए चलते हमारे आगे के हिस्से की ओर। देखिए जो अगला हिस्सा है वो है क्वालिफायर ऑफ द सब्जेक्ट। This part adds more information regarding the subject in the sense of identity. Sometime it completes the part of the subject. देखिए अगला जो हिस्सा होता है ये और जानकारी जोड़ता है सब्जेक्ट के हिस्से के बारे में, सब्जेक्ट के हिस्से की पहचान के बारे में, और कई बार ये सब्जेक्ट के हिस्से को कंप्लीट भी करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि क्वालिफायर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आपको जाननी चाहिए। अब देखिए ये रहा एग्जांपल हमारे पास। इट हैज बिकम अ फेलियर फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द आरबीआई। इट हैज बिकम अ फेलियर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज आरबीआई। यहाँ पर इट किसके बारे में बोल रहे हैं? क्या लगता है आपको किसकी पहचान की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इन्फ्लेशन की। चलिए ऐसा करते हैं, इन दोनों वाक्यों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर इन्फ्लेशन हैज बिकम अ मेनेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
फिर इट हैज बिकम अ फेलियर फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द आरबीआई। ये दोनों जुड़े कि नहीं आपस में? जुड़ गए, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला ये है पार्ट ऑफ द वर्ब। दिस पार्ट शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी ये जो पार्ट ऑफ द वर्ब होता है, इस वाक्य में, रादर इस हिस्से में आप देख पाते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो कर क्या रहा है, उसका एक्शन क्या है, वो दिखेगा आपको पार्ट ऑफ द वर्ब में। अब देखिए यहां पर ये रहा एक एग्जांपल, द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ गुड्स has been increased due to inflation, has been raised due to inflation, which has caused the price rise in the market। यानी कि जो WPI है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो बढ़ गया है किसकी वजह से? सब्जेक्ट इन्फ्लेशन की वजह से, और जिसकी वजह से मार्केट में क्या हो गया है? प्राइस राइज आ गया है, दरें बढ़ गई हैं। तो यहां पर देखिए आप एक्शन देख पाए साफ साफ सब्जेक्ट का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला हिस्सा है वो है क्वालिफायर ऑफ वर्ब का। It adds information regarding the action of the subject। अब क्वालिफायर ऑफ द वर्ब जो होता है, ये सब्जेक्ट के कार्य के बारे में और जानकारी जोड़ता है। So you can say it kind of acts like an adverb, but it's not an adverb। तो जो हमारा क्वालिफायर ऑफ वर्ब होता है, ये और जानकारी जोड़ता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के कार्य के बारे में। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, The rise in prices has caused an unrest in the financially unstable middle and lower class families of the economy। अब देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट के कार्य के बारे में और जानकारी दे रहे हैं कि नहीं? आइए चलते थोड़ा सा पीछे। ये रहा, the wholesale price index of goods has been increased due to inflation which has caused price rise in the market। इसी को जोड़ते हुए the rise in prices has caused an unrest in the financially unstable middle and lower class families of the economy। जुड़े कि नहीं आपस में? जी हाँ, बिल्कुल जुड़ गए। अब देखिए जो अगला हिस्सा है वो है पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। दिस पार्ट शोज द अफेक्टेड एंटिटी इन द रीअरेंजमेंट ड्यू टू द सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए कि वो चीज होती है, जैसे कह लेंगे हम कि रामू ने श्यामू को पीटा, या फिर चंटू ने बंटू को झपड़िया दिया। तो झपड़ियाया कौन गया? बंटू। वैसे ही पीटा कौन गया? श्यामू। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो जो हमारा पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट की हालत या उसके हालात को दिखाता है। अभी देखते हैं इसके एग्जांपल। द कॉमन मैन इज द अल्टीमेट लूजर बिकॉज ही लूजेस बोथ हिज सेविंग्स एंड परचेजिंग पावर ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वही मेन यहां पर ऑब्जेक्ट है या मेन लूजर है। क्यों? क्योंकि उसकी सेविंग्स भी जाती है और उसका परचेजिंग पावर भी जाता है महंगाई की वजह से। ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर 10 रुपए में मिलने वाली मैगी 12 रुपए की हो जाती है, तो 2 मैगियां आपको जहां 20 में मिलती थी, अब वहीं आपको 2 मैगियां किसने मिलेगी? 24 रुपए में। तो सेम प्राइस पे आपको जो अमाउंट में जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। पहले आपको 20 रुपए में 2 मैगी मिलती थी, अब क्योंकि 10 से 12 की हो गई मैगी का प्राइस, तो आपको 20 रुपए में तब भी एक ही मैगी मिलेगी, और अगर 2 मैगी चाहिए तो 24 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये होता है रिडक्शन इन परचेजिंग पावर। तो वही हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि बेचारा जो कॉमन मैन है, महंगाई की वजह से उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो गई, और वो पैसे जो वो किसी और काम में इस्तेमाल करता था, उसको भी अब जनरल काम में उसको यूज करना पड़ेगा, तो उसकी सेविंग भी गई। तो जो हालत है वो हमने यहां पर दर्शा दी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, और ऐसा ही होता है रीअरेंजमेंट में भी। अब देखिए जो आखिरी हिस्सा है वो ये रहा आपके सामने, वो है क्वालिफायर ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस पार्ट शोज द समरी और द रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रीअरेंजमेंट। ओके, अब देखिए ये जो हिस्सा होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट का रिएक्शन दिखाएगा या फिर जो पूरा रीअरेंजमेंट है उसका समरी दिखाएगा। द गवर्नमेंट, द आरबीआई एंड द कॉमन मैन नीड टू वर्क टुगेदर टू काउंटर द मर्क्यूरियल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो आरबीआई है और जो आम आदमी है, इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा जो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए या उसका सामना करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो पूरा हमने अभी आपको समझाया ये आपको अच्छे समझ में आया। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि या ये सब वाक्य मिलकर एक सिंगल पैराग्राफ फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको उस वाक्यों को रीअरेंज करने के बाद सिंगल पैराग्राफ जैसा ही होना चाहिए, वहां पर लगना चाहिए देखने में वो। अब वो लगवाना होता है ऐसे इस प्रकार से। अब देखिए ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर इन्फ्लेशन हैज बिकम अ मेनेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It has become a failure for the government as well as the RBI. The wholesale price index of goods has been raised due to inflation, which has caused price rise in the market. The rise in prices has caused an unrest in the financially unstable middle and lower class families of the economy. The common man is the ultimate loser because he loses both his savings and purchasing power due to inflation. The government, the RBI and the common man need to work together to counter the mercurial effects of inflation. क्या ये पूरा एक सिंगल पैराग्राफ जैसे लगा कि नहीं?
जी हाँ, बिल्कुल लगा होगा। तो इसीलिए कुछ इसी प्रकार से आपको करना होता है रीअरेंजमेंट में भी। अब देखिए एक लास्ट मूवमेंट स्पेशल टिप आपको दे देता हूं मैं यहां पर। अ शॉर्ट वे ऑफ इंप्रूविंग रीअरेंजमेंट्स इज बाय रीडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड पैरा ऑफ अ 3 पैरा आर्टिकल आफ्टर स्किपिंग द सेकंड पैरा. After you have read the first and third para of a given article, try to pen down the facts in the second para on your own. The higher the accuracy of the facts, the better you get in rearrangement of sentences. अब देखिए कहने का मतलब ये है, आप क्या करिए, 3 पैराग्राफ का आर्टिकल ले लीजिए, या फिर अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जिसमें 3 से ज्यादा पैराग्राफ्स हैं, तो आप स्टार्टिंग इन 3 पैरा पे ध्यान दीजिए. पहला और तीसरा पैरा अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए. ठीक है, पहला और तीसरा पैरा अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए. अब उसको रख दीजिए किनारे. आप क्या करिए, एक पेन एंड पेपर लीजिए और उसमें वो पॉइंट्स लिखिए जो आपके हिसाब से सेकंड पैरा में रहे होंगे. ठीक है, जब आप इन पॉइंट्स को लिखते जाएंगे तो डेफिनेटली पहली बार में आप सारे पॉइंट नहीं लिख पाएंगे सेकंड पैरा का, लेकिन कुछ ही दिनों में आप सारे पॉइंट लिखने लगेंगे जो कि सेकंड पैरा में रहे होंगे. इस प्रकार से आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत बूस्टअप होती है और सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही आप रीअरेंजमेंट में बिल्कुल कैसे कहते हैं ना, यू इंप्रूव इन बाउंड्स एंड लीव्स, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप कर पाते हैं. तो ये एक स्पेशल टिप थी आपको हमारी तरफ से इस रीअरेंजमेंट के लिए. हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसीलिए और भी आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो हमको अवश्य बताइए. आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू.